गाइस सभी लोग चेक करेंगे मेरी वॉइस आ रही है ना। गाइस हम लोग पढ़ने वाले हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, और मैं बोल रहा हूँ ये बहुत ही शानदार और मजेदार टॉपिक है। तो आइए हम इस पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग को स्टार्ट करते हैं। हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। मैंने कहा ये टॉपिक दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक प्रैक्टिकल सम है। आज तक एक ही प्रैक्टिकल सम आया है। टोटल हमें इसमें 3 टेक्निक्स पढ़नी है। टोटल हमें पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में 3 टेक्निक्स पढ़नी है। वो टेक्निक कौन कौन सी होगी? बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी होगी, एक स्ट्रेटजी होगी कांस्टेंट मिक्स, और तीसरी स्ट्रेटजी होगी CPPI यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस। टोटल इन 3 टेक्निक्स का थियरी पढ़ना है और आज तक एक ही सम आया है, वो आया है CPPI में से। बाकी में से सम आ भी नहीं सकता, बाकी टेक्निक्स ऐसी है ही नहीं कि जिसमें सम दिया जा सके। टोटल 3 टेक्निक्स पढ़नी है पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग में, तीनों की थियरी पढ़नी है और एक का एक सम प्रैक्टिकल पढ़ना है जिसका नाम है इंदिरा। सम का नेम बता दिया मैंने, इंदिरा का सम है। अब हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। इंदिरा द मूवी देखी होगी तुमने, साउथ इंडियन मूवी थी एक यार, बहुत ही अच्छी मूवी है। नहीं देखी? हाँ गाइस तुमने बता दिया मुझे कि तुम मूवी नहीं देख सकते, तुम्हारी स्थिति खराब चल रही है, तुम CA कर रहे हो, तुम्हारे पास मूवी देखने का टाइम नहीं है। इंदिरा द टाइगर शायद ये सेट मैक्स की फेवरेट मूवी है, तो वैसे ही वो इंदिरा पे सवाल था। जब ऐसे सवाल आते ना तो तुम्हें भी ऐसे ही दिमाग लगाना चाहिए। इंदिरा वहाँ देखी थी मूवी, छोड़ो यार। हाँ सोनाली बेंद्रे थी उसमें, वो मेरी फेवरेट एक्टर है सोनाली बेंद्रे, अच्छी एक्ट्रेस है वो। और अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं, छोड़िए सोनाली बेंद्रे को यार, भावनाओं में बहका दिया तुमने मुझे। अब हमें क्या करना चाहिए? हम क्या पढ़ रहे थे? पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो मैंने कहा ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग जैसे टॉपिक की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमने अभी तक की हर क्लास में डिस्कस कर लिया, चाहे कोई भी थियरी हो, चाहे मैं बोलूँ MPT हो, चाहे वो CMT, चाहे वो APT, इन सब ने बोला पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ, पोर्टफोलियो बनाओ। तो पोर्टफोलियो को बनाकर रख दो, भूल जाओगे मेरे भाइयों। हमने एक पोर्टफोलियो बनाया जिसमें A है, B है और C है, और अब भूल जाओ, मतलब सो जाओ, पोर्टफोलियो बन गया। तो ऐसा करेंगे क्या गाइस? तो ये नई टेक्निक लेके आए पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। पोर्टफोलियो बना के सोना नहीं है, अरे सोना नहीं है तो क्या चांदी है? नहीं चांदी चांदी भी नहीं है। पोर्टफोलियो बना के सोना नहीं है। वैसे मैंने एक दिन बताया था बस और बस, वैसे यार बता रहा हूँ सोना और सोना ये 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना। ये तो वैसे 3 होते हैं, समझने वाले समझ गए होंगे। सोना ये भी होता है सोना, और ये भी होता है सोना ये वाला वर्ड जनरली यूज करते हैं जब हम नाइट में स्लीप लेते हैं, उसको बोलते हैं सोना, कि चलो हम सोने जा रहे हैं, ठीक है ना। और एक होता है सोना यानी कि गोल्ड, और एक होता है सोना बाबू। सर क्या मजाक कर रहे हो? तो वही मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें पोर्टफोलियो में पैसा लगा के सोना बाबू के साथ घूमने नहीं निकल जाना है। तुम्हें सोना नहीं है, तुम्हें जगना है, और जग के क्या करना है? पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करना है। सर ये व्हाट इज दिस पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग? बेटा देखो, तुमने जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया है, उन सिक्योरिटीज के शेयर्स की प्राइस हो सकता है ऊपर जाए और हो सकता है नीचे जाए। तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें तुम्हारे पोर्टफोलियो के वेट चेंज करने होंगे, कि अभी तक हमने A को इतना वेट दिया था, अब हम A को हटा के B को वेट देंगे, B को हटा के C को वेट देंगे, या फिर डिफरेंट तरीके से वेट दे सकते। तो ये वेट्स को बदलना पड़ेगा। सर ये कितने दिन में बदलते हैं? दूसरा सवाल है कितने दिन में वेट को बदले? तो मैंने कहा कोई दिन नहीं दे रखे। ये हो सकता है तुम क्वार्टरली चेक करो, हो सकता है तुम 10 डेज में चेक करो, हो सकता है तुम 15 डेज में चेक करो, हो सकता है 3 मंथ में चेक करो, हो सकता है 1 ईयर में चेंज करो, हो सकता है 2 ईयर में चेक करो, वो तुम पे डिपेंड करता है। पर इस रीबैलेंसिंग 3 ही टेक्निक से किया जा सकता है। कौन कौन सी टेक्निक हो सकती है? पहली टेक्निक है बाय एंड होल्ड। टेक्निक का नाम ही कितना प्यारा है, एक बार पोर्टफोलियो बनाओ और फिर हमेशा के लिए भूल जाओ। मतलब यही वो सिचुएशन है जब सोना ही है, पोर्टफोलियो बना के सो जाओ। जिस दिन पोर्टफोलियो को बेचोगे उस दिन देखना क्या होना है। तो ये सिचुएशन है सोना। सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन, सुन 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 क्या कहती है दीवाने दिल की धड़कन। तो यहीं से वो गाना बना है, समझ रहे हो ना। शायद आई थिंक सुभाष घई इसके डायरेक्टर थे, आई थिंक, सिर्फ मुझे याद नहीं है। तो बहुत ही जबरदस्त गाना लिखा उन्होंने। हो सकता है सुभाष घई ना भी हो, गोविंदा के साथ ज़्यादा पिक्चरें कौन बनाता था, वो 2 भाई है यार, नाम याद नहीं आ रहा, वो भी हो सकता है। तो बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी यही है, बाय करो और होल्ड करो और सो जाओ।
एक बार पोर्टफोलियो बना और कभी मत चेक करो। तो हो सकता है कुछ टाइप के लोग ऐसे भी हो, चाहे भले ही शेयर की प्राइस बढ़ो कम हो, हमें कोई मतलब नहीं, हम सोएंगे। तो ठीक है, जाओ सो जाओ। ये पहली टेक्निक होगी रीबैलेंसिंग करने की। सर इसमें तो कोई बैलेंस हुआ ही नहीं, तो यही बोल रहा है बिना बैलेंस की टेक्निक है, रीबैलेंसिंग में बिना बैलेंस। और सेकंड टेक्निक है कांस्टेंट मिक्स। सर ये कौन सी टेक्निक है? बेटा नाम से ही पता पड़ रहा है, कांस्टेंट मिक्स। मतलब मान लो तुम्हारे पास दो सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो है, एक इक्विटी लगाया हुआ है, एक डेट में लगाया हुआ है, ठीक है। तो डेट मतलब इस पूरी रीबैलेंसिंग थ्योरी में मैं एक वर्ड अज्यूम करूंगा कि डेट का मतलब हमने रिस्क फ्री सिक्योरिटी में लगाया हुआ है, और इक्विटी का मतलब मैं बोलूंगा मार्केट में लगाया हुआ है। तो मार्केट और रिस्क फ्री सिक्योरिटी का कॉम्बिनेशन वाला पोर्टफोलियो जो हमने सीएमटी में डिस्कस किया था ना, वैसा ही पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। जनरली सब लोग वैसे ही बनाते हैं। तो पूरी रीबैलेंसिंग टेक्निक में हम यही मान रहे हैं कि हमने डेट में इन्वेस्टमेंट किया और इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया। इक्विटी का मतलब मार्केट और डेट का मतलब रिस्क फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्टमेंट किया। तो कांस्टेंट मिक्स बोल रही है जब भी आपका मार्केट बढ़े या मार्केट कम हो तो आप अपने मिक्स के अकॉर्डिंग डिसीजन लें। जैसे कि अगर मेरा मिक्स है 50% और 50%, समझ लो ना मेरी बात को। अगली स्लाइड पे समझते हैं। मान लो मेरे पास 1 लाख रुपए थे। कितने रुपए थे? 1 लाख। मुझे कांस्टेंट मिक्स करना था इक्विटी और आरएफ मतलब डेट पे। तो मैंने 50-50% लगा दिया, मतलब 50,000 इस पे लगाया और 50,000 इस पे लगाया। अब हुआ क्या, शेयर्स की प्राइस मान लो 5% से फ्लक्चुएट हो गई, तो मेरा पैसा कितना हो गया? ये हो गया 55,000 इक्विटी का और 50,000 डेट का। मतलब टोटल मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 1,05,000। अब हमारी स्ट्रेटजी का नाम है कांस्टेंट मिक्स स्ट्रेटजी। मतलब मुझे बराबर वेट देना पड़ेगा इस 1,05,000 का, मतलब 50-50% वेट देना पड़ेगा वापस। जब जब पोर्टफोलियो चेंज होगा, शुरू में जो पैसा होगा उसको पहले 50-50 दिया या 75-25% दिया, जैसा भी हमारा वेट है हमारे अकॉर्डिंग हमने वेट दे दिया था। अब हर बार उस वेट को सेम रखना है जब जब मार्केट चेंज होता है। डेट कभी चेंज नहीं होगा, डेट चेंज हो नहीं सकता, बिकॉज डेट तो आरएफ पे इन्वेस्टमेंट है, तो उसकी वैल्यू कभी फ्लक्चुएट होगी नहीं। और इक्विटी की वैल्यू डेली फ्लक्चुएट होगी, बिकॉज उसमें रिस्क नहीं है और इसमें रिस्क है तो वैल्यू फ्लक्चुएट होगी। तो अब 1,05,000 का 50% कर दूंगा तो यह आएगा 52,500, यानी कि 52,500। तो अब हमारा पोर्टफोलियो कैसा बन गया? 55,000 को इक्विटी को हम लेके आ गए किस पे? 52,500 पे, और कुछ पैसा उठा के हमने डेट पे इन्वेस्टमेंट कर दिया 52,500। मतलब क्या क्रक्स निकला? कांस्टेंट मिक्स का क्रक्स बता रहा हूं। कांस्टेंट मिक्स का क्रक्स निकला कि अगर शेयर की प्राइस बढ़ती है तो तुम सेल करोगे, और अगर उल्टी भाषा में बोलूं तो शेयर की प्राइस अगर कम होती है तो तुम बाय करोगे। इस स्ट्रेटजी ने तुमसे यही तो करवाया भाई। शेयर की प्राइस बढ़ के 55,000 हो गई तो मैंने बोला बेच दो शेयर, मतलब वजन कम कर दो, तुम्हें 52,500 ही रखना है। मतलब मैंने बोला अगर शेयर की प्राइस बढ़े तो शेयर को बेच दो। मतलब स्ट्रेटजी क्या हो गई? शेयर अगर बढ़ेगा तो हम सेल करेंगे दूसरी भाषा में, और अगर शेयर की प्राइस कम होगी तो हम शेयर को बाय करेंगे। और बाय एंड होल्ड में हम क्या कर रहे थे? बाय एंड होल्ड में हम कुछ कर ही नहीं रहे थे। हम कह रहे थे चाहे शेयर की प्राइस बढ़ो चाहे शेयर की प्राइस कम हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले। अरे हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जमाने पर नहीं। कांस्टेंट मिक्स। बाय एंड होल्ड बोलता है हमेशा एक ही वेट रखो, जो वेट पहली बार में दे दिया वही रखो, जब तक नहीं बेचोगे तब तक शेयर बढ़े कम हो कुछ भी हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कांस्टेंट मिक्स बोलता है एक बार सिक्योरिटी को जो वेट दिया हुआ है हमेशा वही वेट रहेगा, जब भी चेक करोगे उसी वेट पे लेके आ जाओ। तो उस वेट पे लाने का डिसीजन क्या निकला? जब भी सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ेगी तो सेल और कम होगी तो बाय। ये स्ट्रेटजी का क्रक्स निकला हमारा कि शेयर की प्राइस बढ़ने पे। क्या सर आप जो बोल रहे हैं मार्केट वो तो चलो बढ़ेगा, उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा बिकॉज उसमें रिस्क है, पर इस डेट में तो कोई रिस्क नहीं है। डेट कभी बढ़ेगा ना ऊपर होगा ना नीचे होगा। सर हमारे सवाल में बेटा डेट भी ऊपर और नीचे तो हो सकता है। एक बच्चा सोचेगा सर आरएफ जितना तो ऊपर नीचे होना चाहिए ना, तो हमें जो प्रैक्टिकल सवाल है उसमें आरएफ नहीं दी हुई थी। हमारे एग्जाम में जो प्रैक्टिकल सवाल आया ना उसमें आरएफ नहीं थी सीपीपीआई पे। पर अगर मान लो एग्जाम में आरएफ आती है और इन्फ्लेशन आता है
दो ही चीजों से तुम्हारा डेट बढ़ सकता है, एक तो आरएफ से और एक इन्फ्लेशन के इफेक्ट से, बस। आरएफ मतलब रिस्क फ्री रिटर्न तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा साल के एंड में, तो वो रिस्क फ्री रिटर्न 1 मंथ का तुम्हें मिलेगा और 1 मंथ का रिस्क फ्री रिटर्न से बढ़ जाएगी, और वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसका तो रिटर्न फ्लक्चुएशन में आया हुआ है, बिकॉज वो मार्केट है, वहां रिस्क ज्यादा है तो वहां तो रिटर्न डेली मिलेगा, पर यहाँ पे रिस्क फ्री रिटर्न तो मिलेगा ना। पर रिस्क फ्री रिटर्न सवाल में नहीं था, इसलिए हम डेट को बढ़ाएंगे नहीं, जो प्रैक्टिकल सम आएगा। बाकी तुम सोच सकते हो कि रिस्क फ्री रिटर्न से ये बढ़ेगा और इन्फ्लेशन के अमाउंट से बढ़ेगा, क्योंकि बिकॉज रिस्क फ्री नॉमिनल रेट से बढ़ेगा, तो रिस्क फ्री नॉमिनल में तो इन्फ्लेशन एडजस्ट होता है, तो रिस्क फ्री नॉमिनल से तो हर चीज बढ़ती है, चाहे भले आपने कहीं भी पैसा लगा रखा हो। हमने कहा चलो ठीक है सर, अब बात समझ में आ गई, कांस्टेंट मिक्स भी समझ में आ गया। सर एक बार थोड़ा सा वापस रिपीट कर दीजिए। मैंने कहा क्या पोर्टफोलियो बना के सोना है क्या? हमने कहा सोना नहीं है, रीबैलेंसिंग करना है उस पोर्टफोलियो, बिकॉज शेयर की प्राइस ऊपर और नीचे जाएगी, तो उसे रीबैलेंस करना पड़ेगा। जब ऊपर जाए तो भी रीबैलेंस और नीचे जाए तो भी रीबैलेंस। हमने कहा कौन सी टेक्निक से करेंगे? तो हमने कहा देखो टेक्निक हो सकती है बाय एंड होल्ड, टेक्निक हो सकती है बाय एंड होल्ड। इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें सोना ही एक्चुअल में। कांस्टेंट मिक्स में हमेशा मिक्स रखना है। मैंने कहा हम जिस पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं वो पोर्टफोलियो है मार्केट और आरएफ। आरएफ मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी के डेट में इन्वेस्टमेंट है, और मार्केट का मतलब इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है। मार्केट को हम वैसे इक्विटी के नाम से ही जानते हैं, तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट है मार्केट में, और आरएफ में इन्वेस्टमेंट है। क्या डेट कभी चेंज होगा हमारे पास? तो हमने कहा डेट चेंज नहीं होगा जब तक आरएफ ना दी हुई हो और इन्फ्लेशन ना दिया हो। बाकी हमेशा इक्विटी चेंज होगा और हम मिक्स को चेंज करते रहेंगे। इसका नाम होगा कांस्टेंट मिक्स। और थर्ड स्ट्रेटजी होगी सीपीपीआई। ये बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेटजी है कांस्टेंट मिक्स की। कांस्टेंट मिक्स में अगर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी तो तुम सेल कर रहे थे, यहां पे बाय करोगे, और अगर शेयर की प्राइस कम हो रही थी तो तुम वहां बाय कर रहे थे और यहां पे सेल करोगे। ये बिल्कुल अपोजिट स्ट्रेटजी है कांस्टेंट मिक्स की। ये स्ट्रेटजी में सर कांस्टेंट को मिक्स कैसे रखेंगे? तो कांस्टेंट को मिक्स रखने का इसका अपना एक तरीका है। ये बोलता है कांस्टेंट मिक्स रखने का मेरा एक अपना तरीका है। हमने वहां क्या तरीका देखा? हमने बोला वहां तो 1 लाख है, और 1 लाख में जो तुमने वेट सोचा हमेशा बस उसी वेट पे रखो। इसने बोला वेट मैं बताऊंगा। सीपीपीआई ने अपना वेट अलग तरीके से निकाल के दिया। सीपीपीआई में वेट का एक फॉर्मूला है, ई मतलब इक्विटी इक्वल टू ए मतलब जो तुम्हारे पास अमाउंट है माइनस फ्लोर और मल्टीप्लाई बाय एम। ये वेट निकालने का तरीका होगा हर बार इक्विटी का। सर ये क्या तरीका है? मैंने बोला देखो तुम्हारे पास टोटल अमाउंट कितना होगा, ये सवाल पूछेगा तो हम बताएंगे टोटल अमाउंट है 1 लाख रुपये। ये बोल रहा है कितने पैसे डुबा सकते हो, उसको बोलते हैं फ्लोर। कितने पैसे डूब के तुम्हें कम से कम कितने पैसे चाहिए, कम से कम इस 1 लाख में से तुम्हारे क्लाइंट को तुमने पूछा बता कितने डुबाने की तेरी औकात है, तो उसने कहा सर मेरी डुबाने की कैपेसिटी है, मुझे कम से कम 50,000 तो वापस चाहिए ही चाहिए, 50 डुबा देना। हमने कहा अच्छा 50 डुबा दे, तो 50 हो गया हमारा फ्लोर। कम से कम जो फिगर उसको वापस चाहिए हमसे वो है 50,000। हमने कहा ठीक है। फिर हमने उससे पूछा, हमने उससे नहीं पूछा, हमने कहा इक्विटी मार्केट में अभी पैसा डूबने के चांसेस 50-50% चल रहे हैं, मतलब मल्टीप्लायर 2 है। मतलब अगर इक्विटी में हम 1 लाख लगाएंगे ना तो फिर ऐसा होगा कि 50,000 डूब जाएंगे और 50,000 नहीं डूबेंगे, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। तो हमने मार्केट का मल्टीप्लायर ढूंढा। तो हमने कहा जैसे मान ले तेरा अमाउंट कितना आ रहा है 1 लाख, और 1 लाख में से तेरी लिमिट कितनी है डुबाने की 50,000, और मान लो मार्केट का मल्टीप्लायर आ रहा है 1। जो मार्केट का मल्टीप्लायर होगा वो सवाल तुम्हें देगा, मतलब मार्केट में कितना पैसा डूबने के चांसेस है इक्विटी के, समझ रहे हो ना? मतलब मार्केट में अगर हम 2 गुना पैसा लगाते तो 1 गुना डूब जाएगा, उसको बोलते हैं मल्टीप्लायर। मतलब सारा कभी नहीं डूबता है मार्केट में भी, अगर तुम डबल लगा रहे हो तो तुम्हारा आधा डूब जाएगा। तो मार्केट में मल्टीप्लायर को बोलते हैं डूबने के चांसेस, वो सवाल में हमेशा दिए हुए होंगे। तो उस फॉर्मूला से हमारा ई निकलेगा। तो अभी ई हमारा कितना निकला? मान लो मल्टीप्लायर 1 था तो 50,000 लगाओ किसमें, इक्विटी में, और 50,000 लगाओ डेट में। अब वही अगली बार इक्विटी की शेयर प्राइस बढ़ेगी तो हम हमेशा सेल करते हैं, पर यहां पे बढ़ेगी तो बाय करेंगे। तो इक्विटी को बाय करेंगे, बाय करके हमारा फ्लोर वापस देखेंगे कि हमारा जो फ्लोर था वो कितना होना चाहिए। अब फिर हम वापस वही फॉर्मूला लगाएंगे कि इक्विटी की वैल्यू बढ़ के ये आ गई है, डेट हमारे पास जो पहले से था वो उतना ही है, इन दोनों को जोड़ेंगे और बोलेंगे हमारे को फ्लोर चाहिए कम से कम।
फ्लोर निकालेंगे इन दोनों की मदद से। फ्लोर निकालने के बाद हम बोलेंगे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे फ्लोर को, और वो वैल्यू हम इक्विटी की रखेंगे। ऐसा हम हमारे प्रैक्टिकल सम में करने वाले हैं, इंदिरा वाले में, तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात को। कुल मिला के कॉन्स्टेंट मिक्स अलग स्ट्रेटेजी और कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनेट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस में उस कॉन्स्टेंट मिक्स को निकालने का अपना एक तरीका है। वो कॉन्स्टेंट मिक्स नहीं, वो कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शनेट है इस मेथड का नाम। इसीलिए इस मेथड ने बोला हमारा प्रोपोर्शनेट ऐसे निकलेगा, इज इक्वल टू मार्केट का मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय ए माइनस एफ। एफ का मतलब कितनी तुम्हारी रिस्क सहने की शक्ति है, तुम कितना पैसा डुबाने की ताकत रखते हो, तुम्हें कम से कम वापस कितना हमसे चाहिए। तो इस फॉर्मूला से हम कांस्टेंट प्रपोर्शन निकालते हैं। हमने कहा अच्छा सर, या तो हम बाय एंड होल्ड करेंगे, या हम कांस्टेंट मिक्स करेंगे, या फिर हम सीपीपीआई करेंगे। बाय एंड होल्ड हर सिचुएशन में एक मीडियोकर स्ट्रेटजी होगी, एवरेज स्ट्रेटजी होगी। ये कहीं पे बेटर होगी, कहीं पे वर्स्ट होगी, ये भी कहीं पे बेटर होगी और कहीं पे वर्स्ट होगी। अब ये कहां वर्स्ट होती है और कहां बेटर होती है हमें ये देखना है। आइए देखते हैं। मान लो एक मार्केट ऐसा है, एक मार्केट कंडीशन ऐसी है, अगर मार्केट कंडीशन ऐसी है जहां से शेयर उठा वापस वहीं का वहीं आ गया, बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, फिर बढ़ा फिर कम हुआ, तो ऐसी सिचुएशन में कौन सी स्ट्रेटजी बेटर होगी? तो बाय एंड होल्ड पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो बाय एंड होल्ड तो हमेशा मीडियोकर होगा, एवरेज होगा। पर कांस्टेंट मिक्स देखते हैं। कांस्टेंट मिक्स बोलता है अगर शेयर बढ़ा तो सेल कर दो, और अगर शेयर की प्राइस कम हुई तो बाय कर लो। हमने कहा देखते हैं क्या हुआ इस स्ट्रेटजी को लेकर। तो हमने कहा देखो, मान लो शेयर की प्राइस बढ़ी, यहां पहुंची, तो हमने कुछ माल बेच दिया, बहुत सही किया। फिर शेयर की प्राइस कम हुई तो हमने कुछ खरीद लिया, फिर बढ़ी तो बेच दिया, फिर कम हुई तो खरीदा, फिर बढ़ी तो फिर बेचा, फिर कम हुई तो खरीदा, फिर बढ़ी तो बेचा, और फिर कम हुई तो खरीदा। मतलब मजा आ गया, सुपर्ब स्ट्रेटजी। अगर मार्केट इस तरह से फ्लक्चुएट हो रहा है तो मैं बोलूंगा कांस्टेंट मिक्स एक सुपर्ब स्ट्रेटजी है। और वैसे ही सीपीपीआई क्या होगा इस कंडीशन में? तो हमने कहा सीपीपीआई कैसा होगा, देखो सीपीपीआई बोलता है बढ़ा तो बेचो और घटा तो खरीदो, सॉरी बढ़ा तो खरीदो और घटा तो बेचो। हमने कहा ठीक है। तो सीपीपीआई देखो क्या बोल रहा है, बढ़ा तो खरीद लिया, फिर घटा तो बेच दिया, नुकसान हो गया, फिर बढ़ा तो खरीदा, फिर घटा तो बेच, फिर बढ़ा तो खरीदा, फिर घटा तो बेचा, फिर बढ़ा तो खरीदा, फिर घटा तो बेचा। तो सीपीपीआई तो वर्स्ट हो गया, वर्स्ट। इतनी घटिया परफॉर्मेंस दी सीपीपीआई ने इस तरह की मार्केट कंडीशन पे। अगर मार्केट ऐसा रहता तो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की सबसे बढ़िया टेक्निक होगी कांस्टेंट मिक्स, और अगर मार्केट ऐसा रहता तो सीपीपीआई सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी। हमने कहा बहुत बुरी है सीपीपीआई की। पर अगर मान लो मार्केट ऐसा है, कैसा, इस तरीके का, बड़ा 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 बड़ा, फिर अगर कम होगा तो कम होगा, कम होगा, कम होगा। अगर मार्केट ऐसा है तो हम देखते हैं बाय एंड होल्ड तो फिर भी मीडियोकर होगा, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, वो तो हमेशा मीडियोकर रहेगा। पर अगर कांस्टेंट मिक्स है तो वो बोलता है क्या, बढ़ा तो बेच दो। तो उसने बोला अगर आपके शेयर की प्राइस बढ़ी, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा गलत बन गया, बढ़ी मतलब यूं 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 जाइए, मतलब अगर मान लो बढ़ा तो बेचो, 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 बढ़ा तो बेचो। जब जब शेयर बढ़ रहा है तब तब हम हमारे शेयर्स को कम करते हुए चले जा रहे हैं, और जब जब घट रहा है तब तब हम अपने शेयर्स को बेचते चले जा रहे हैं। समझ लो मेरी बात को। क्या बोलता है, अगर शेयर की प्राइस बढ़ी तो तुम बेच दो, शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो बेच दो। तो तुम देखो हमारा शेयर कम नहीं हो जाएगा, और घट रही है तब खरीद लो बोल रहा है। जब बढ़ी तो बेच दो, मतलब तुम सोचो अगर यहां हमने कोई शेयर खरीदा था और यहां हमने बेच दिया, हमने इंतजार नहीं किया, मार्केट तो और बढ़ने वाला है, मार्केट तो ऊपर ही ऊपर जा रहा है, पर हम हमारी सिक्योरिटीज को मार्केट के थोड़ा सा बढ़ते ही बेच रहे हैं, तो हम नुकसान में रह रहे हैं ना। तुम सोचो ना यार, अगर एक मार्केट पहले यहां खड़ा था, अब मार्केट यहां आ गया, अब मार्केट यहां आ गया, अब मार्केट यहां आ गया, मार्केट यूं ही बढ़ेगा। तो हम अगर यहां खड़े थे, फिर यहां पहुंचे तो हमने हमारी आधी सिक्योरिटी सेल कर दी, यहां पहुंचे तो आधी और कर दी, यहां पहुंचे तो आधी और कर दी, और यहां पहुंचे तो हम जीरो हो गए। हमारे पास अब सिक्योरिटी बची नहीं, क्योंकि हम तो सेल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
और वही अगर हम सीपीपीआई अपनाएं तो सीपीपीआई क्या बोल रहा है, अगर मार्केट यहां है, मार्केट बढ़ा खरीद लो, मार्केट बढ़ा खरीद लो, मार्केट बढ़ा खरीद लो, मार्केट बढ़ा और खरीद लो, क्योंकि मार्केट बढ़ने वाली खरीदते रहो। फिर इसने बोला मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ, मतलब मार्केट वापस यहां आ गया, तो सीपीपीआई ने बोला बेचो बेचो, बोला मार्केट वापस यहां आ गया, बोला और बेचो, बोला मार्केट यहां आ गया और बेचो, बोला मार्केट यहां आ गया और बेचो। तो सीपीपीआई बेस्ट नहीं लग रहा इस मेथड में। मार्केट बढ़ता है तो सीपीपीआई बोलता है खरीदो, और जैसे ही मार्केट गिरा बोला बेचो बेचो बेचो, निकलो 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 मार्केट से, निकलो मार्केट से निकलो। पर वही कांस्टेंट मिक्स क्या बोल रहा है, जब बढ़ता हुआ मार्केट होगा तब तो तुम बेचते चले जाओ, बेचते चले जाओ, बेचते चले जाओ, और अब मार्केट कम हो रहा है तो बोल रहा है खरीदो, बोल रहा है मार्केट कम हो रहा है और खरीदो, मार्केट कम हो रहा है और खरीदो, मार्केट कम हो रहा है और खरीदो। अरे बेवकूफ, नेगेटिव इन्वेस्टमेंट कराया जा रहा है हमसे, क्योंकि हमको तो पता है मार्केट और गिरेगा। अरे तो और गिरेगा तो तुम बोल रहा है गिरते हुए खरीदते रहो, गिर रहा है खरीदो, गिर रहा है खरीदो, गिर रहा है खरीदो। क्या मूर्ख स्ट्रेटजी है भाई कांस्टेंट में। तो अगर मार्केट इस तरह का है जो बढ़ता है तो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता है तो बढ़ता ही रहता है, और गिरता है तो गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, गिरता ही रहता है, उस मार्केट में सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी होती है कांस्टेंट मिक्स नहीं। कांस्टेंट मिक्स तो वर्स्ट होता है, पर सीपीपीआई सबसे बेस्ट होती है, सीपीपीआई बेस्ट होती है। सही बात है सर, अगर मार्केट यूं यूं जाएगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तो सीपीपीआई बेस्ट है। कम ही कम होगा, कम ही कम होगा तो भी सीपीपीआई बेस्ट है। और मार्केट अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन होगा तो कांस्टेंट मिक्स सबसे बेटर होगा। अब मैंने बोला एक बात और सोचो, इस बाय एंड होल्ड सिक्योरिटी में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा कितना नुकसान हो सकता है। बाय एंड होल्ड में तुमने डेट में पैसा लगाया वो कभी नहीं डूबेगा। इक्विटी में जो पैसा लगाया हुआ वो डूब भी जाए, मान लो अति से अति भी हो जाए, बुरी से बुरी भी हो जाए मान लो, तो ज्यादा डूब के कहां तक पहुंच जाओगे, डेट तक। मतलब डेट तो तुम्हें कम से कम मिलेगा ही मिलेगा इस सिक्योरिटी में। वैसे ही मैं बोलूं कांस्टेंट मिक्स में क्या होगा, तो कांस्टेंट मिक्स में तुम्हारी वैल्यू जीरो भी हो सकती, बिकॉज जब तुम्हारा मार्केट गिरेगा तो तुम्हारा कांस्टेंट मिक्स बोलेगा बॉन्ड से पैसा निकालो और डालो इसमें इक्विटी में। फिर मार्केट गिरेगा तो तुम बोलेगा बॉन्ड से पैसा उठाओ डालो इक्विटी में, क्योंकि हमारे पास पैसा तो वही ना जो बॉन्ड और इक्विटी में लगा हुआ है। अब एक बार इक्विटी में लगा दिया और एक बार इक्विटी गिर गई तो हम बोलेंगे बॉन्ड से उठाओ इक्विटी में डालो, बॉन्ड से उठाओ इक्विटी में डालो, बॉन्ड से उठाओ इक्विटी में डालो। यहां कोई फ्लोर नहीं है, तुम गिरते 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 जीरो तक भी जा सकते हो, बिकॉज तुम्हारी मार्केट गिरेगा और डालो और गिरेगा और डालो और गिरेगा और डालो और गिरेगा और डालो और गिरेगा और डालो, एक टाइम ऐसा जाएगा तो तुम जीरो हो जाओगे। मार्केट गिर गिर के तुम्हारा रिजल्ट जीरो कर देगा। तो कांस्टेंट मिक्स में तुम्हारे पास फ्लोर नहीं होता है, तुम्हारे पास रुकने की कोई जगह नहीं होती कि कम से कम तुम्हें इतना तो मिलेगा ही मिलेगा। वो वहां डेट में होता है, बाय एंड होल्ड में, और साथ में कांस्टेंट प्रोपोर्शन पोर्टफोलियो इंश्योरेंस में तो होता ही है। उसका तो फॉर्मूला ही यही है कि कम से कम फ्लोर तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं बोल रहा हूं दो सिचुएशन में हमें फ्लोर मिलेगा और एक सिचुएशन में हमें फ्लोर नहीं मिलेगा। तो अब मैं एक डायग्राम बनाने वाला हूं, वो डायग्राम ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहां मान लो सिक्योरिटीज है और यहां मान लो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो, और यहां शेयर्स है, ये है शेयर और ये है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। तो ये वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलती होगी, तो मैं बोलूंगा अगर मेरे पास 3 लाख रुपए, तो मैंने कहा इस 3 लाख का जो अमाउंट है उसमें से मैंने 2 लाख तो लगा दिए डेट में और 1,15,000 रुपए के शेयर खरीद लिए 1 लाख रुपए के। तो 1 लाख रुपए के 15 रुपए के शेयर खरीदने का मतलब कितने शेयर खरीद लिए, 1 लाख डिवाइडेड बाय 15, सॉरी 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर लो, सबसे बढ़िया रहेगा। फिगर हम नहीं चाहते पॉइंट्स में आए। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो गया 10,000 हमने शेयर खरीद लिए। मतलब हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या हो गई, 10,000 शेयर, 1,000 शेयर, ये हमारा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बढ़ गया। मतलब मैं बोलूंगा अगर इस वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो में मैं शेयर्स का दाम चेंज करता हूं तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बढ़ेगी, शेयर्स का दाम नेगेटिव करता हूं तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो कम होगी। तो अब मैं यही बोल रहा हूं, मान लो ये वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो है और ये हमारे पास शेयर है, तो अगर हम बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी में तो हम डेट पे शुरुआत करेंगे, डेट से, और कुछ पैसा इक्विटी में लगाएंगे। फिर हमारा जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा बनेगा, जैसे जैसे शेयर्स का वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा पोर्टफोलियो बढ़ेगा। बाय एंड होल्ड में ऐसा ही तो होगा, जैसे जैसे शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे पोर्टफोलियो का वैल्यू बढ़ेगा। तो यहां पे जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप। बाय एंड होल्ड सिचुएशन में इसको हम फ्लोर बोलते हैं, कम से कम हमें डेट तो मिलेगा ही मिलेगा। अब हम बात करते हैं कांस्टेंट मिक्स, तो कांस्टेंट मिक्स में हमारी पोजीशन जीरो भी हो सकती है
तो कांस्टेंट मिक्स का डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा डायग्राम। मतलब शुरू शुरू में तो जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे पोर्टफोलियो भागेगा और बाद में पोर्टफोलियो में धीरे 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 इस टाइप ऑफ रिटर्न को देने लगेगा। इसको बोलते हैं हम कॉन्वेक्स पोजीशन। इसका ग्राफ जो बनता है वो क्या बनता है, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, सॉरी 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 कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉनकेव। अब ऐसा क्यों हो रहा है तुम सोचो। कांस्टेंट मिक्स में हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों में 50-50 लगाया, फिर सिक्योरिटीज की वैल्यू बढ़ी तो हमने सिक्योरिटीज को कम करके वापस डेट में लगा दिया, फिर सिक्योरिटी की वैल्यू बढ़ी डेट में लगा दी, तो हमारा पोर्टफोलियो बढ़ रहा है तो हम वैल्यू को कम कर रहे हैं। पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ रही है तो इक्विटी का वजन कम हो गया, पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ी तो इक्विटी का वजन कम हो गया। तो ऐसे करके हमारा जो ग्राफ आएगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो कॉनकेव ग्राफ बनेगा, शर्मा के बढ़ रहा है। भाई पोर्टफोलियो इक्विटी की वैल्यू बढ़ भी रही है तो हम इक्विटी की वैल्यू को थोड़ा कम कर रहे हैं, तो कम कर रहे हैं मतलब बढ़ावा पूरा नहीं ले रहे, बढ़ावा थोड़ा कम ले रहे हैं। अगर वो 55,000 बढ़ा तो हम 52,500 ही बढ़ा रहे हैं, तो मतलब बढ़ रहा है, शर्मा शर्मा के बढ़ रहा है, शर्मा शर्मा के बढ़ रहा है। तो एक बार शर्म ऐसी होगी कि वो शर्माता 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 इस तरह से शर्मा जाएगा, फ्लैट हो जाएगा शर्माता शर्माता, तो उसको बोलते हैं कॉनकेव ग्राफ पोजीशन। अब मैं बोलूं सीपीपीआई कैसा होगा, तो सीपीपीआई का खुद का फ्लोर होता है, वो फ्लोर पे हम हमेशा रहेंगे, तो वो कुछ इस तरह का ग्राफ बनेगा, उसको बोलते हैं कॉनकेव ग्राफ। कॉनकेव कॉन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव तो क्या होता है, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये इस तरह चलता है, तो एक हो गया कॉन्वेक्स, एक हो गया कॉनकेव, एक हो गया स्ट्रेट लाइन। ये तीनों पोजीशंस तुम्हारे सामने। इस पोजीशन में क्या होता है, इसमें सीपीपीआई में बड़ा 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 बड़ा, तो हमारा पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, भागेगा रफ्तार से। तो देख लो पोर्टफोलियो रफ्तार से भाग रहा है, पहले कम भाग रहा है फिर और तेज और तेज और तेज, तो हम सिक्योरिटीज को खरीदते जा रहे, तो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी बढ़ती जा रही, तो वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बढ़ता रहेगा फिर, और कम होगा तो धीरे धीरे कम होकर हमें कहां लाके खड़ा कर देगा, इस फ्लोर पे। कहां लाके खड़ा कर देगा, हमें फ्लोर पे लाके तो खड़ा करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ये जो फ्लोर होगा यहां पे लाके खड़ा कर देगा हमें, ये भी हमें कहां लाके खड़ा कर देगा, फ्लोर पे, बाय एंड होल्ड भी। बट ये हमारी पोजीशन को जीरो कर सकता है कांस्टेंट मिक्स, क्योंकि ये हमारे इन्वेस्टमेंट को वर्स से वर्स बना देगा। इसमें कोई फ्लोर नहीं होता है। हमने कहा सर पूरी बात समझ में आ गई। ये पोर्टफोलियो ए और बी है, क्या इनको रीबैलेंस करने की जरूरत होगी? मैंने कहा सोना नहीं है, रीबैलेंस करना है, क्योंकि सिक्योरिटीज की वैल्यू कम और ज्यादा होगी। हमने कहा कौन किस टाइप ऑफ पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो मार्केट का और आरएफ का। क्या जो आरएफ में पैसा लगा हुआ वो बढ़ेगा? हाँ, आरएफ की रेट से बढ़ेगा, अगर सवाल में दी हुई है। आरएफ नॉमिनल से बढ़ेगा, इन्फ्लेशन का भी इंपैक्ट आएगा। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ सीपीपीआई में जो फ्लोर है क्या वो भी बढ़ेगा आरएफ से? आरएफ से सब बढ़ता है, तो फ्लोर भी आरएफ से बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन होगा तो इन्फ्लेशन से भी वो आरएफ बढ़ेगा, और डेट भी आरएफ से बढ़ेगा और इन्फ्लेशन से बढ़ेगा, अगर सवाल में दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फिगर चेंज होगा हमेशा, और वो फिगर चेंज होगा इक्विटी का फिगर। मैं प्रैक्टिकल सम्स की बात कर रहा हूँ। थ्योरेटिकल में तो हमको पता है क्या बढ़ता है क्या नहीं बढ़ता है। थ्योरेटिकल में हमारा ग्राफ इंपॉर्टेंट है और वो थियरी इंपॉर्टेंट है कि हमें बाय एंड होल्ड में क्या करना है, कांस्टेंट मिक्स कब बेटर होगा और कब सीपीपीआई बेटर होगा। पर प्रैक्टिकल सवाल में तो हमें वैल्यूज को बढ़ाना होगा हर 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में। तो इक्विटी की वैल्यू तो हमेशा बढ़ेगी मार्केट की पोजीशन के हिसाब से, और डेट हमेशा आरएफ से बढ़ेगा, और हमारे सम में फ्लोर वाला होगा बिकॉज सीपीपीआई का सम आएगा, तो सीपीपीआई का सम में फ्लोर होगा, तो फ्लोर भी आरएफ और इन्फ्लेशन से बढ़ सकता है। बट हमारे सम में आरएफ और इन्फ्लेशन नहीं है, तो ये दोनों ही नहीं बढ़ेंगे। क्या अभी भी जो सवाल आएगा सर वो इंदिरा वाला ही आएगा? हाँ, 99% इंदिरा वाला मैकेनिकल सम है ये सब, और इन सम्स में फिक्स है। एक बार आईसी ने दिया, हमेशा 2-3 बार वही रिपीट किया, तो आगे आने वाली हिस्ट्री भी वही रिपीट करेगी। फिर भी अगर कुछ नया आएगा तो हमको तो पता है डेट आरएफ से बढ़ता है और इन्फ्लेशन से बढ़ता है, बस और क्या घुमाएगा। हमने कहा कांस्टेंट मिक्स कब बेटर होता है? जब मार्केट यू हो। सीपीपीआई कब बेटर होता है? जब मार्केट बढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो, बढ़ रहा हो, कम हो रहा हो तो कम ही कम होगा, कम ही कम होगा, कम ही कम होगा, तब सीपीपीआई बेटर होगा। दोनों ही कंडीशन में बाय एंड होल्ड कभी भी बेटर नहीं हो सकता है। बाय एंड होल्ड हमेशा एवरेज होगा, हमेशा ही एवरेज परफॉर्मेंस देगा बाय एंड होल्ड। हमने कहा ठीक है सर, अब समझ में आ गया, सारी बातें क्लियर हो गई। अब हमें वो प्रैक्टिकल सम करा दो आप, जो प्रैक्टिकल सम हमारा इंपॉर्टेंट सम है इंदिरा वाला। तो आइए इंदिरा वाला हम सम देखते हैं। ये इंदिरा वाला सम प्रैक्टिस मैनुअल से डिलीट कर दिया गया। पहले ये प्रैक्टिस मैनुअल का क्वेश्चन नंबर 70 हुआ करता था, अब वो प्रैक्टिस मैनुअल से डिलीट है।
तो मैंने उस इंदिरा वाले सम की थियरी लिखी है, मतलब इंदिरा वाला सम में मैंने थियोरेटिकल एक बार समझा देता हूँ, फिर बात करते हैं इस सम में होगा क्या। तो देखो इंदिरा का पास, इंदिरा जो लेडी है उसके पास टोटल 3 लाख रुपए हैं और 10 डेज में वो चाहती है हमारा पोर्टफोलियो रीबैलेंस हो। वो बोल रही है अभी जो करंट निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 5326। 1 मंथ में निफ्टी में जो चेंज आ सकता है वो चेंज आ सकता है तुम्हें 1 मंथ मतलब 10 10 और 10 3 बार 10 डेज में तुम्हें चेक करना है। वो बोल रही है 1 मंथ में टोटल जो निफ्टी बदलेगा, जो निफ्टी बदल सकता है वो बदल सकता है 4793.4। मतलब निफ्टी जो तुम्हारे सामने अभी दिख रहा है 5326 वो बदल के कितना हो सकता है, वो बदल के हो सकता है ज्यादा से ज्यादा बदलेगा तो वो 4793 बदलेगा। मतलब अगर तुम इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी मतलब मार्केट, निफ्टी मतलब मार्केट और मार्केट मतलब इक्विटी, मतलब अगर तुम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आज वो 5396 की दिख रही है, वो कम होते होते वर्स्ट टू वर्स्ट वो एक महीने में 4793.4 की रह जाएगी, इससे कम नहीं हो सकती। हमने कहा अच्छा इससे कम नहीं हो सकती है, मतलब वो ज्यादा से ज्यादा कितना डूब सकती है, तो इन दोनों का परसेंटेज निकालना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा डूबने। तो हमने कहा 4793.4 माइनस 5326 तो दोनों का जो डिफरेंस निकला वो निकला 532.6 डिवाइडेड बाय 5326 मल्टीप्लाई बाय 100। तो मतलब ज्यादा से ज्यादा जो पैसा डूब सकता है वो तुम्हारा कितना परसेंट डूब सकता है बताओ। परसेंटेज क्या निकला, कितना डूब सकता है 10%। तो तुम्हारा फ्लोर हो गया 90%। तुम्हारा फ्लोर क्या हो गया 90%। इस सब में फ्लोर मिसिंग है तो हमें पहले फ्लोर निकालना पड़ेगा। तो मैंने बोला मेरे पास 3 लाख रुपया है, उसमें से मैं कुछ डेट में लगाना चाहता हूं और कुछ इक्विटी में लगाना चाहता हूं, समझ रहे हो। तो हमने कहा इक्विटी ज्यादा से ज्यादा 5326 अभी निफ्टी चल रही है, ज्यादा गिर के कितनी हो जाएगी 4793 और बोला 10 डेज बाद मल्टीप्लायर भी दिया हुआ हमें, बोला ये मल्टीप्लायर रहेगा 2 का और आज ही स्टार्ट कर दो इस तरीके को करना। 10 डेज बाद निफ्टी हो जाएगी 5122.96, वो मैं लिखना भूल गया, लिखना 5122.96 और उसके 10 डेज बाद मतलब 20 डेज बाद निफ्टी हो जाएगी 5539। तो तुम आज से पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग स्टार्ट कर दो, आज से मैं बताने लग जाओ इक्विटी में कितना, डेट में कितना, 10 डेज बाद इक्विटी डेट कितना होगा, उसके 10 डेज बाद इक्विटी और डेट कितना होगा और सवाल खत्म हो गया। मतलब सवाल में हमें चाहिए सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फॉर्मूला के अंदर जो वैल्यू लगानी, क्योंकि हम आज खड़े तो आज हमारे पास जितने भी रुपए हैं उसमें से हमें कुछ रुपए इक्विटी में लगाने और कुछ रुपए डेट में लगाने। हमको क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं बता रहा कितना इक्विटी में और कितना डेट में, क्वेश्चन ने बोला तुम्हारे पास टोटल अमाउंट 3 लाख का है माइनस फ्लोर और मल्टीप्लायर तुम्हारे पास 2 का है। हमने कहा ये फ्लोर का मतलब क्या होता है, फ्लोर का मतलब टॉलरेबल रिस्क, तुम टॉलरेबल लॉस कितना ले सकते, ज्यादा से ज्यादा लॉस कितना ले सकते हो। तो हम ज्यादा से ज्यादा लॉस ले सकते हैं 10% का। ज्यादा से ज्यादा लॉस हमने कैसे निकाला, हमने कहा निफ्टी आज इतना है और निफ्टी 1 मंथ बाद हम आज ही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 1 मंथ बाद निफ्टी इतना गिर जाएगा। तो हमने कहा ज्यादा से ज्यादा रिस्क हम 10% की ले सकते हैं, उन दोनों का डिफरेंस मतलब आज जो निफ्टी है और हमें लग रहा है महीने भर बाद निफ्टी इतनी हो जाएगी, तो उससे परसेंटेज निकाला हमने कि 10% का निफ्टी में फ्लक्चुएशन हो सकता है। तो हमने कहा हम 10% की रिस्क ले सकते हैं, हमें 90% पैसा तो सेफ चाहिए। आज के हिसाब से निफ्टी 10% चेंज होगा तो 10% पैसा हम डुबाने के लिए तैयार है, पर हमें 90% तो फ्लोर चाहिए ही चाहिए। ये मैंने निफ्टी के बेसिस पे निकाला। तो मैंने बोला 3 लाख में से मुझे 90% पैसा वापस चाहिए। तो मैंने कहा 3 लाख का 90% कितना होता है, तो 3 लाख का 90% होता है 2,70,000। तो मेरा जो फ्लोर बनेगा वो बनेगा 2,70,000। तो मैंने बोला इक्विटी इक्वल टू 3 लाख माइनस 2,70,000 और मल्टीप्लाई बाय 2। मतलब मैंने बोला मैं फर्स्ट टाइम में जो पैसा लगाऊंगा, इमीडिएट जो मैं पैसा लगाऊंगा, वो इमीडिएट पैसा जो मैं लगाऊंगा वो इक्विटी में लगाऊंगा 60,000 और डेट में लगाऊंगा 2,40,000। अब उसने बोला 10 डेज बाद तुम्हारा डेट चेंज तो होगा ही नहीं,
तुम्हारा इक्विटी चेंज हो गया, तो अब बताओ क्या कांस्टेंट मिक्स रहने वाला है। तो हमने कहा अच्छा ऐसा हुआ क्या, हमने कहा क्या चेंज हुआ बताओ हमको। तो उसने बोला देखो तुम्हारे जो चेंज हुआ ना, तुम्हारा शुरू में जो निफ्टी था वो था 53, कितना था शुरू में निफ्टी, शुरू में निफ्टी था 5326, मतलब तुम्हारा शुरू का निफ्टी जो था 5326 था। ये निफ्टी 10 डेज बाद आगे चेंज हो गया, कितना चेंज हो गया निफ्टी 5122.96 चेंज हो गया है। तो मतलब तुम्हारा 60,000 इतना हो गया। हमने कहा हमने इक्विटी में 60,000 लगाया, इक्विटी निफ्टी के हिसाब से बदलेगा बिकॉज निफ्टी मार्केट है, तो हमारा इक्विटी उस निफ्टी के हिसाब से बदलेगा, तो इक्विटी बदल के कितना हो गया। तो हमने कहा इक्विटी बदल के कितना हो गया, देखो हमने कहा इक्विटी बदल के हो गया, इक्विटी पहले था 60,000, आज उस जिस मार्केट में इक्विटी है उसकी वैल्यू हो गई 5122.96, जो शुरुआत में था 53 कितना था 5326 था। तो आज वो इक्विटी कितनी हो गई, ये मैंने निकाल के दिखा दिया, ये इक्विटी हो गई 5712.65। तो हमने कहा हमारे इक्विटी की वैल्यू चेंज हो गई, हमारा इक्विटी अब कितना रह गया, हमने कहा हमारा इक्विटी जो पहले 60,000 का था अब वो हो गया 577, 10 डेज बाद 12.65, ये हमारे इक्विटी की वैल्यू है। डेट में कुछ चेंज नहीं हुआ बिकॉज सवाल में आरएफ वगैरह कुछ नहीं था, तो डेट 2,70,000 हो गया। हमारा फ्लोर में भी कोई चेंज नहीं हुआ, फ्लोर कितना था, सॉरी डेट था 2,40,000, डेट कितना था वापस देख लेता हूँ यार एक बार, डेट था 60,000, 2,40,000, तो डेट था 2,40,000 और जो फ्लोर था वो था 2,70,000। अभी इन्फ्लेशन और आरएफ नहीं है तो यही डेटा रहेगा। इस डेटा से हमें वापस इक्विटी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, हमारा कांस्टेंट मिक्स निकालना पड़ेगा, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होगा E = A - F और मल्टीप्लायर 2। तो हमने कहा अब वैल्यू कैसे निकाले, तो हमने कहा अब हमारे पास A कितना है, A कितना होगा अब हमारे पास, भाई A तो हमारे पास होगा E + D को जोड़ने के बाद ही A होगा। तो हमने कहा E + D जोड़ा तो E कम हो गया, E की कम हुई हुई वैल्यू हो गई 57,57,712.65 और डेट जो है वो तो वैसा का वैसा ही है 2,40,000। तो हमारा डेट हो गया 2,977, मतलब हमारे पास जो अमाउंट है वो हर बार चेंज होगा बिकॉज अमाउंट पहले 3 लाख का था, अब इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन चेंज हो गया, तो टोटल अमाउंट जो हमारे पास है अभी वो है 2,97,712.65 और फ्लोर तो बदला ही नहीं, फ्लोर तो अभी भी 2,70,000 का ही है। तो हमने कहा फ्लोर 2 है 2,70,000 का और 2,70,000 का फ्लोर है, तो हमने कहा 2,97,712.62 माइनस 2,70,000, तो वैल्यू बच रही है 2,7712 मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमारा जो इक्विटी का वेट रहना चाहिए वो कितना रहना चाहिए, अब इसने बोला अब जो तुम्हारी इक्विटी रहेगी टोटल अमाउंट से वो इक्विटी रहेगी 55,425.4 और बाकी बचे हुए अमाउंट में से जो बचेगा वो तुम्हारा डेट रहेगा। हमने कहा हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया था, टोटल अमाउंट हो गया था 297 पॉइंट समथिंग समथिंग, क्या था वो पॉइंट समथिंग समथिंग, हमने कहा वो पॉइंट समथिंग समथिंग क्या था, वापस कैलकुलेट कर लेता हूँ उस अमाउंट को। भाई अमाउंट बचा था हमारे पास, इक्विटी की वैल्यू कम हो गई थी, चेंज हो गई थी, तो हमारा अमाउंट चेंज हो गया था 72.65 प्लस 2,40,000, तो ये हमारा अमाउंट चल रहा था। उस अमाउंट में से इतना डेट हो गया, इतनी इक्विटी हो गई 0.24, तो डेट कितना हो गया, ये डेट रह गया, मतलब डेट बढ़ गया। मतलब सीपीपीआई थ्योरी एकदम सही मीट आउट हो रही है सवाल में। सीपीपीआई थ्योरी क्या बोलती है, अगर मार्केट में डेट कम हुआ तो डेट को बेच दो, तो हमने डेट को बेच दिया। डेट हमारे पास कितना था, डेट हमारे पास कितना हो गया था 57,712.65, तो हमने बेच के वैल्यू कितनी कर दी 55,425.24 और डेट हो गया हमारा 2422,870.87.41। ये हमारी 10 डेज बाद की स्थिति हो गई। 10 डेज बाद हमारा अमाउंट चेंज हो गया था। अब अगले 10 डेज में चलेंगे,
भाई अब अगले 10 डेज भी तो आएंगे ना, तो अगले 10 डेज की शुरुआत कहाँ से होगी? हम बोलेंगे हमारे पास 10 डेज पहले इक्विटी जो निकला वो मल्टीप्लाई बाय, अब हम ये लास्ट सॉल्व करते हैं और उसके बाद सीपीपीआई का सम खत्म हो जाएगा और हमारी क्लास भी खत्म हो जाएगी। तो हमारी 10 डेज बाद की पोजीशन तुम्हें पता है, 10 डेज बाद हमारे पास जो इक्विटी का अमाउंट था वो ये निकला था, ये वाला। 10 डेज बाद इक्विटी हमारे पास इतनी हो गई थी और 10 डेज बाद हमारे पास बॉन्ड, ये दोनों का डिफरेंस हो गया था। तो हमने कहा अगले 10 डेज में क्या होगा, तो बोला नेक्स्ट 10 डेज बाद मतलब 20 डेज बाद जो तुम्हारा निफ्टी होगा वो चेंज होके 5539 का हो जाएगा। हमने कहा अच्छा 5539 का हो जाएगा। तो हमने कहा हमारी इक्विटी कितनी हो जाएगी, हमारी 10 डेज पहले इक्विटी क्या थी, 10 डेज पहले इक्विटी हो गई थी 55425। हमने कहा हमारी इक्विटी थी 55425, तो हमारी इक्विटी थी 55425.31 मल्टीप्लाई बाय इक्विटी की शुरुआत में इक्विटी कितनी थी भाई, 10 डेज पहले की इक्विटी कितनी थी, यहां शुरुआत 10 डेज पहले से कर रहे हैं, तो 10 डेज पहले की इक्विटी कितनी थी, तो ये 10 डेज पहले की इक्विटी आ गई 5122 और इक्विटी में चेंज कितना हो गया 5539 का। तो हमने कहा यहाँ हमारे पास अब आएगा 5539 अभी चल रही है और पुरानी जो इक्विटी थी, पुराना जो निफ्टी था वो हो गया 5122.96, तो 5122.96। तो अब हमारी इक्विटी की वैल्यू क्या हो गई, हमारी इक्विटी की वैल्यू ये रह गई जो ये बताएगा आंसर। मतलब सबसे पहले फर्स्ट वाले टर्म के लिए जो बेस ईयर था वो था 10 डेज पहले का, जब हम 20 डेज पे खड़े होंगे तो हमारे बेस क्या होगा 10 डेज पहले का। समझो मेरी बात, 20 डेज का डेटा है तो फर्स्ट 10 डेज के लिए बेस होगा 0 डे, फिर अगले 10 डेज के लिए बेस होगा वो 10वां दिन, तो इसलिए बेस चेंज हो गया। तुम सोचोगे सर ये क्या कर रहे हैं, तो मैंने कहा 55425 तो 10 डेज बाद वैल्यू हो गई थी इक्विटी की, तो अगले 10 डेज बाद वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू में रिफ्लेक्शन ये चेंज होगा। तो हमने कहा कितना होगा देख लेते हैं, 5539 डिवाइडेड बाय 5122.96 मल्टीप्लाई बाय 55425.31, तो ये वैल्यू रह गई, इक्विटी की वैल्यू बढ़ गई और बढ़ के कितनी हो गई 5996.44। मतलब अब हम बोल सकते हैं हमारे 20 दिन बाद हमारी इक्विटी कितनी हो गई, 20 दिन बाद हमारी इक्विटी हो गई 5926.44 और हमारा डेट कितना है, डेट में तो कोई बदलाव ही नहीं हुआ, 10 दिन पहले जो डेट था वही आज है डेट। तो हमने कहा डेट तो यही रहेगा, कितना आ रहा है डेट एक बार चेक कर लेता हूँ, 297712.65 माइनस 55425.31, तो ये डेट आ रहा है, यही डेट हमारा अभी भी रहेगा। कितना डेट है, हमने कहा ये डेट आएगा 24228.7.34, तो 20 डेज बाद हमारा टोटल अमाउंट कितना हो गया, इतना हो गया। हमने कहा प्लस 59926.44, तो हमारा जो अमाउंट हो गया वो ये हो गया, हमारा अमाउंट हो गया 3,22,13.78, ये हमारा अमाउंट हो गया। हमने कहा अब इस अमाउंट में से इक्विटी में कितना लगाना है, तो हमने कहा इक्विटी में लगाना है E इक्वल टू A माइनस F और मल्टीप्लायर होगा M, तो M तो 2 है, A कितना हो गया हमारा अमाउंट बढ़ के हो गया 302213.78। अगर अमाउंट बढ़ा तो सिक्योरिटी बाय करनी पड़ेगी, मतलब इक्विटी को बढ़ा देगा ये खुद ही ऑटोमेटिकली, और फ्लोर कितना रहेगा 2,70,000। तो हमने कहा क्या वैल्यू चल रही होगी, अब हमने कहा 302213.78 माइनस 2,70,000 और मल्टीप्लायर बाय 2, तो हमारी वैल्यू चलेगी। अब हमें इक्विटी को जो वैल्यू देनी पड़ेगी वो देनी पड़ेगी 64427
मतलब 64,427.56, और जो डेट को वैल्यू देनी पड़ेगी अब वो कितनी हो जाएगी, अब डेट हमारा और कम हो जाएगा। टोटल अमाउंट हमारे पास था 302213.78, उसमें से हमने इतना इक्विटी को दे दिया 64427.56, तो डेट जो हमारे पास रह जाएगा वो रह जाएगा 237786.22। यहाँ डेट जितना भी चेंज हो रहा है, मैं डेट को 10 डेज बाद मैंने चेंज किया, तो ये डेट आरएफ की वजह से चेंज नहीं हो रहा, डेट का वेट चेंज हो गया, ये वेट की वजह से डेट चेंज हुआ। आरएफ की वजह से डेट होता, इसमें भी आरएफ जोड़ता और इसमें इन्फ्लेशन जोड़ता। जैसे फ्लोर में मैंने कुछ नहीं जोड़ा, फ्लोर 2,70,000 है, तो वैसे ही डेट भी फिक्स है, पर डेट चेंज क्यों हो रहा, बिकॉज ऑफ दैट वेट। ये पूरा सवाल हो गया। 20 डेज का हमने सवाल कर दिया। पूरे सवाल को समराइज कर देता हूं। सवाल में प्रॉब्लम क्या थी, सवाल ने हमको बोला था एक इंदिरा नाम की लेडी है, ये जो इंदिरा नाम की लेडी है, इस इंदिरा नाम की लेडी ने क्या किया है, 3 लाख रुपए इसके पास है, ये इन्वेस्टमेंट करना चाहती है इनका सीपीपीआई मेथड को फॉलो करके, मतलब पोर्टफोलियो बनाएगी और सीपीपीआई मेथड लगाएगी। तो इसने जो पोर्टफोलियो बनाएगी वो हमें उसमें इक्विटी चाहिए और डेट चाहिए। हमने कहा जब भी हम सीपीपीआई मेथड की बात करेंगे तो हमें डेट और इक्विटी का एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन चाहिए। वो प्रोपोर्शन कैसे निकलेगा, A माइनस एफ और मल्टीप्लायर से। हमने कहा अमाउंट हमें पता है, फ्लोर हमें पता नहीं है और मल्टीप्लायर पता है, तो हमने कहा फ्लोर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है इक्विटी, मतलब होता मार्केट ही है। तो हम मार्केट में कितना फ्लक्चुएशन देखते हैं एक महीने में, क्योंकि बोल रही है 10 डेज में परफॉर्मेंस बताओ 3 बार, पर सवाल में 2 ही बार बोली, वैसे 10 डेज में 3 बार बोलनी चाहिए थी, पर 2 बार बोली तो हम 2 बार निकाल दी। इसके बाद हमने कहा ये जो तुम्हारा मार्केट आज चल रहा है उसमें 10% का फ्लक्चुएशन हम देखते हैं, तो हम 10% डुबाने के लिए तैयार है, पर 90% हमें चाहिए, मतलब मार्केट जितना फ्लक्चुएट होगा उतना डुबा दो, पर बाकी तो हमें चाहिए। तो हमने कहा हमारा फ्लोर है 90%, तो हमने कहा फ्लोर हो गया 2,70,000, तो हमने कहा 3 लाख माइनस 2,70,000 और उसको हमने मल्टीप्लायर बाय 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अब हमारा वैल्यू जो रहेगा वो 3 लाख ही रहेगा। शेयर की प्राइस में फ्लक्चुएशन होगा तो ये पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ेगी कम होगी, पर हम तो 3 लाख घर से लेके निकले, अब जो बढ़ाएगा वो मार्केट बढ़ाएगा हमारी वैल्यू। तो हमने कहा 60,000 इन्वेस्टमेंट करो इक्विटी में और 2,40,000 लगा दो डेट में। हमने कहा 10 डेज बाद हमारा जो इक्विटी था वो चेंज हो गया। हमने कहा कैसे चेंज हुआ, तो हमने कहा 60,000 जब हमने लगाया था तब मतलब मार्केट जो था वो 5396 करीब था, और 10 डेज बाद मार्केट हो गया 5122.96, तो मार्केट आज इतना है और पहले इतना था, तो मार्केट ने हमारी वैल्यू को कम कर दिया, 52,000 समथिंग वैल्यू बना दी। तो हमने कहा हमारा डेट और इक्विटी का कांस्टेंट प्रोपोर्शन बदल जाएगा, बिकॉज वैल्यू कम हो गई है 60,000 से, तो वैल्यू को कम होते ही हमारा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो भी बदल जाएगा। तो हमने कहा वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो बदलेगा तो हमें ई वापस निकालनी पड़ेगी। हमने कहा अब ई कितनी होगी, तो अब ई होगी ए माइनस फ्लोर और मल्टीप्लायर। हमने कहा जो ए माइनस ई होता है, और ए कैसे निकलता है, हमने कहा ए निकलता है तुम्हारे पास जो इक्विटी है 10 डेज बाद और जो तुम्हारे पास डेट है। हमने कहा डेट तो जो 10 डेज बाद है वो 2,40,000 ही है, और जो इक्विटी है वो 52,000 ही रह गई, या 55,000 रह गई, सॉरी आई थिंक 55,000 फिगर निकला था। तो हमने कहा वो 55,000 रह गई, तो इक्विटी 55,000 है और डेट 2,40,000 है। तो हमने कहा टोटल जो हमारा अमाउंट हो रहा है वो 2,97,000 हो रहा है, उसमें से फ्लोर 2,70,000 है और मल्टीप्लायर बाय 2, तो हमने कहा हमारा जो इक्विटी है वो इतना हो गया और हमारा डेट जो होगा वो बचा हुए अमाउंट का हमारा डेट हो जाएगा। मतलब हमारा डेट 2,40,000 से थोड़ा कम होके अप्रॉक्स 2,29,000 करीब हमारा डेट हो गया। फिर हमने कहा अगले 10 डेज में फिर पोजीशन बदली, तो हमने कहा अगले 10 डेज में क्या हुआ, अगले 10 डेज में हमारा जो इक्विटी हम 10 डेज पहले लेके निकले थे वो था भाई 52,000 हमने इक्विटी की वैल्यू कर दी थी। 10 डेज यहाँ 20 डेज का निफ्टी, यहाँ 10 डेज वाला निफ्टी, तो अब हमारे इक्विटी की वैल्यू फिर बढ़ गई, तो इक्विटी की वैल्यू इस बार शायद 64,000 करीब वैल्यू निकल के आई थी। तो हमने कहा अगर इक्विटी की वैल्यू 64,000 है और 10 डेज पहले का डेट हमारे पास है जो 2,29,000 करीब था, तो टोटल अमाउंट है इस बार वो 3 लाख से भी ऊपर हो गया। तो हमने कहा अमाउंट तो 3 लाख के ऊपर माइनस 2,70,000 और मल्टीप्लायर बाय 2, तो हमारा इक्विटी जो है वो बदल गया, बढ़ गया इक्विटी, और डेट थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह से हमने पोर्टफोलियो को वापस रीअरेंज कर लिया। हमने कहा जो वैल्यू निकल के आई थी 3 लाख, उसमें से अब डेट बदल गया। ये जो डेट बदल रहा है वो वेट की वजह से बदल रहा है, बल्कि आरएफ और इन्फ्लेशन की वजह से नहीं बदल रहा है, बिकॉज सवाल में आरएफ और इन्फ्लेशन नहीं था। एग्जाम में जो सम आएगा उसमें भी आरएफ और इन्फ्लेशन नहीं होगा,
99.99% वो चांस है, पर फिर भी अगर आरएफ वाला आ जाता है तो फिर हम समझ जाएंगे हम डेट की वैल्यू को आरएफ और इन्फ्लेशन से और बढ़ा देंगे और फ्लोर को भी इन्फ्लेशन और आरएफ से बढ़ा देंगे। बस ये हमारा सम खत्म हुआ पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग का। विथ थियरी खत्म कर दिया हमने। अब हम अगले पार्ट में जो पढ़ेंगे वो हुआ शार्प ऑप्टिमाइजेशन फ्रेमवर्क या शार्प का ऑप्टिमम फ्रेमवर्क। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट के पहले हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और फिर स्टार्ट करेंगे। बाय गाइस।